लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी चल रही है। आज का टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि विजयनगर साम्राज्य से प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उससे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार उसे समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हालांकि ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, तो इसमें हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले एक जो बेसिक बात है, इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और आप लोगों को ये जानकारी भी होगी कि उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक उस समय तुगलक वंश के शासक थे। हालांकि उनकी सत्ता जब कमज़ोर हो गई तो इन दोनों भाइयों ने एक अलग जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और जिनका नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। और ये आप लोगों को पता भी होगा कि ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर उनके द्वारा जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई तो पूरे जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर में, तो केंद्रीय प्रशासन होता है। क्योंकि प्रशासन का कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो सल्तनत काल पर है या फिर मुगल काल पर है, तो उसके केंद्र में कौन होता है? उसके केंद्र में हमेशा राजा होगा। यानी प्रशासन का प्रमुख हमेशा राजा होगा। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। ठीक, ये तो कॉमन फीचर हो गई। अब बात करते हैं आखिर प्रांतीय प्रशासन जो था विजयनगर साम्राज्य का, वो किस प्रकार से था और आखिर वो सल्तनत काल से या फिर अगर पूर्व की बात करें हम तो मौर्य काल की तुलना में कैसे अलग थी। यही तो इसे विशिष्ट बनाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर विजयनगर साम्राज्य में इनके प्रशासनिक संरचना कैसी थी। तो प्रशासन में अगर बात करें, प्रांत को उस समय मंडलम भी कहा जाता था। मंडलम, इसे अलग अलग जो है इकाई में डिवाइड किया गया था। जैसे प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे वलनाडु कहा जाता था या फिर कोट्टम कह सकते हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और भी सरल भाषा में बोले तो जैसे जिला होता है ना, तो उसे कहा जाता था वलनाडु। इसके नीचे की जो इकाई होती थी उसे नाडु कहा जाता था। इसकी तुलना अभी आप कर सकते हैं तहसील से। और सबसे जो निचली इकाई होती थी उसे कहा जाता था ग्राम। अब बात आती है यहाँ पर प्रशासन किनके द्वारा किया जाता था। मतलब जो प्रांत के प्रमुख होते थे उसे नायक या फिर मंडलेश्वर कहा जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रांतीय प्रशासन के हेड कहलाते थे। इनका काम क्या होता था? तो इनका काम कमोबेश वो होता था जैसे सल्तनत काल में आप लोगों ने सुना होगा इक्तेदार का, यानी जो भूमि होता था उसके जो मतलब रख रखाव और वहाँ से टैक्स की वसूली करने का काम जैसे इक्तेदार का होता था। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में, तो ये जो नायक होते थे इनका काम होता था सेना और प्रशासन, दोनों की जिम्मेवारी ये निभाते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? नायकर या फिर नायक कहा जाता था। ये हमने दूसरी बात पढ़ी। तीसरी बात, आखिर इन प्रशासन को चलाने के लिए कुछ तो रहा होगा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहाँ से आते थे और कौन कलेक्ट करते थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर राजस्व का सोर्स क्या था और उनको कलेक्ट करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो राजस्व की अगर बात करें तो दो प्रमुख सोर्स होते थे उस काल में। एक तो एग्रीकल्चर भूमि और दूसरा जो व्यापार होता था, इसके द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था।
क्योंकि उस समय अभी के जैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कि अन्य सोर्स से भी रुपया या फिर राजस्व जो है वसूला जा सके। और एक बात और, इसे वसूलने के जो अधिकारी होते थे उन्हें आयंगर कहा जाता था। आयंगर कहा जाता था, मतलब ये तो रेवेन्यू वसूलते ही थे ग्रामीण स्तर पर। दूसरा काम आप देखोगे कि भूमि की माप और इसी से जुड़ी हुई अन्य जो दस्तावेज होते थे वो इन्हीं अधिकारी के पास होता था। ये हमने बात कर ली राजस्व की। अब आती है प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है न्याय व्यवस्था, क्योंकि जब तक आप न्याय नहीं करोगे तो प्रजा खुश कैसे रहेगी या फिर आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी। तो विश्वास करे इसके लिए कोई भी राज्य हो चाहती है कि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो न्याय का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी, वो स्वयं राजा होता था, यानी सबसे ऊपर कौन होगा? राजा। लेकिन राजा सभी जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने प्रांत स्तर पर एक अधिकारी को नियुक्त कर रखा था जिन्हें हम धर्माधिकारी कहते थे। तो ये आपको याद रखना है कि न्याय व्यवस्था के लिए जो प्रांत में अधिकारी होते थे उसे हम क्या कहते थे। अब प्रशासन का ही एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है सेना व्यवस्था, क्योंकि जब तक सेना नहीं होगा तब तक राज्य का अस्थायित्व कैसे रह पाएगा। और राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना की आवश्यकता तो होगी ही। तो हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो सैन्य व्यवस्था का संचालन वो जो हमने पहले पढ़ा, नायकर या फिर मंडलेश्वर, इनके द्वारा ही किया जाता था। ये बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो सेना के लिए आप देखोगे तो दुर्ग एवं किले का प्रयोग किया जाता था। दुर्ग का मतलब यह हुआ कि एक घेराबंदी किया जाता था जिसके अंदर सेना से जुड़े हुए जो भी हथियार हैं, सेना के हथियार, और इसके अलावा जैसे उनके खाने पीने का जो सामान हो, राशन, इसकी व्यवस्था इस दुर्ग में किया जाता था। अब दूसरी बात आती है कि आखिर ये किला क्या होता था। तो किला उसे कहते हैं, मतलब जो दुर्ग होता था उसको चारों ओर से फेंसिंग किया जाता था जिसे किला कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आधुनिक भारत में मिल जाएगा। जब अंग्रेजों के द्वारा किलाबंदी किया जा रहा था तो आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला के साथ 1757 में एक युद्ध भी हुआ जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। वो हम लोग मॉडर्न इंडिया में आगे देखेंगे भी। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना। तो अगर आप इन सभी बातों को इसमें रख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बात और इसमें ऐड कर सकते हैं कि आखिर लोक प्रशासन के लिए क्या व्यवस्था किया गया था। जैसे लोक प्रशासन में पहले होता क्या है, जैसे कुछ निर्माण कार्य हो गया। निर्माण कार्य में क्या हो सकता है? सड़क निर्माण, सड़क निर्माण। चूंकि राज्य के लिए आय का स्रोत क्या है? एग्रीकल्चर। तो वहाँ पर जैसे तालाब, नहर इत्यादि के लिए भी व्यवस्था किया गया था जो कि लोक प्रशासन के तहत होता था। इसी में आप बोल सकते हो सड़क हो गया। तो ये सब जितने भी कार्य होते थे वो लोक प्रशासन के द्वारा होता था। और विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर तो नायक थे ही, लेकिन ग्राम स्तर पर भी इसकी स्वतंत्रता होती थी और वो निर्माण कार्य अपनी भूमिका स्वयं निभाते थे। तो इन सभी बातों को यहाँ पर ऐड करना है और ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए एक और प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे और उसके आखिर परिणाम क्या हुए, क्योंकि ये भी प्रश्न आप देखोगे तो बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए उसे भी हम लोग देखते हैं। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के
कारण एवं परिणाम को बताइए। हमने जैसे कि बात किया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। उसी प्रकार यहाँ आपको एक लाइन आपको ऐड कर देना चाहिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1346-47 में हसन गंगू या फिर जिसे बहमन शाह भी कहा जाता है उनके द्वारा किया गया था। अब आइए हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे। तो आइए कारण के बारे में बात करते हैं। तो इनके बीच कारण में हम लोग अलग अलग डायमेंशन लेंगे, जैसे कि राजनीतिक कारण क्या थे, और उसके बाद देखेंगे सैन्य कारण क्या थे, सामरिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, अगर धार्मिक कारण हो तो उसे भी देख लेंगे। तो इन सभी बातों के अलावा आर्थिक कारण भी देख लेंगे, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इन सभी कारणों को हम देखेंगे। हालांकि आपको अपने उत्तर में ये सब लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको अलग अलग डायमेंशन लिखें तो जो है परीक्षक आपको ज़्यादा जो है मार्क्स भी देंगे और उनको लगेगा कि आपको ज़्यादा पता है। क्योंकि अगर हम एक ही मुद्दे पर ज़्यादा बात करेंगे तो उससे बात बनेगी नहीं, बल्कि हम एक एक या दो दो मुद्दे जो है हर एक अलग अलग डायमेंशन पे बात करेंगे तो लगेगा कि आप सभी चीज़ को एक जगह पे समेट रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके राजनीतिक कारण की। तो दोनों के बीच संघर्ष के जो राजनीतिक कारण थे, इसमें हम देखते हैं कि रायचूर एवं कर्नाटक के क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण करने के लिए दोनों आपस में संघर्षरत थे। रायचूर इसलिए क्योंकि ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब वाला क्षेत्र है और यहाँ से आप देखोगे कि मतलब रेवेन्यू भी ज़्यादा आता था और यहाँ उपज भी ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं वो नियंत्रण करना चाहते थे। तो इसका एक प्रमुख कारण था। दूसरी बात अगर करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में एक जगह है गोलकुंडा, वहाँ हीरे की खान है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों शासक आपस में संघर्षरत थे। तो ये आप बता सकते हो राजनीतिक कारण के रूप में। अब बात आती है सैन्य कारण। तो सैन्य कारण जो है राजनीतिक से ही जुड़ जाती है, क्योंकि इनके बीच स्पष्ट सीमा नहीं था। इस वजह से भी जो है ये एक कारण बन जाता है और इनके बीच संघर्ष होते रहता है। दूसरी अगर बात करें तो जैसे सेना के लिए हमने बात किया था किलेबंदी एवं दुर्ग का निर्माण, इस वजह से भी आप देखोगे कि आपस में ये दोनों टकराते रहते हैं। तो ये हमने बात की सैन्य कारण की। अब बात आती है कि आखिर आर्थिक कारण क्या थे। तो आर्थिक कारण सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यो है रायचूर का क्षेत्र, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब के बीच का है। क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हो राजस्व अधिक होता था, तो चाहते थे हम जो भी राज्य इसके ऊपर मतलब नियंत्रण कर ले तो उन्हें ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो। तो ये आपको बता देना है आर्थिक कारण। अब बात आती है आखिर सामरिक कारण क्या था। तो सामरिक कारण को आप सैन्य कारण से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कमोबेश एक ही होता है। चाहे आप अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर रहे हो या फिर वहाँ पे आप अपने सेना को लगा रहे हो, तो आखिर मेन जो पर्पस आपका है वो साम्राज्य की सुरक्षा से हो जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आप एक जगह मिला के देख सकते हो। अब बात आती है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में आप देखोगे तो जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य वो मुस्लिम था, जबकि विजयनगर साम्राज्य ये हिंदुओं का शासन था। हालांकि धर्म तो कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पे नहीं था, क्योंकि आप देखोगे कि इन दोनों के सेनाओं में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों दिख जाएंगे। लेकिन हो सकता है इनके बीच कुछ सांस्कृतिक टकराव रहे होंगे, मतलब सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई हो रही होगी,
तो ये एक इसके लिए मेन कारण बन जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि धर्म अगर उतना मुद्दा रहता तो फिर इनके सेना में आपको उस प्रकार से नहीं देखते। यहाँ तक कि बहुत सारे उच्च पद पे भी सैनिक अधिकारी यहाँ पे बहमनी में हिंदू देखे गए हैं, जबकि विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम जो है अधिकारी देखे गए हैं। तो ये उतना बड़ा मुद्दा लगता नहीं है। अब हम इसके दूसरे पक्ष पे बात करते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। इन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहे थे, इसका सबसे बड़ा परिणाम होता है कि दक्कन का क्षेत्र अस्थिर हो जाता है। अस्थिर मतलब इन दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है तो स्थिर कैसे रह सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि 1565 ईस्वी में तालिकोटा या फिर इसे कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध ये होता है, जिसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य की तो पूरा तरह से पतन हो जाता है, लेकिन बहमनी साम्राज्य भी 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, इन सभी टुकड़ों में बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही राज्य कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इनका पतन होना आरंभ हो जाता है। सबसे बड़ा परिणाम आपको ये दिखेगा। दूसरी तरफ आप देखोगे इसके परिणाम में तो बहमनी राज्य के द्वारा पहली बार बारूद का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देखोगे इसके परिणाम के रूप में। ये आप एक तरह से अगर स्ट्रक्चर में ढालना चाहोगे तो राजनीतिक और सैन्य परिणाम के रूप में इसे दिखा सकते हो। उसी तरह से अगर हम बात करें सामाजिक परिणाम की, तो जब युद्ध चल रहा है तो जनसंख्या घटेगी, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या जो है युद्ध में मारी जाती है। कोई भी युद्ध हो रहा हो तो उसमें आपको कमी दिख जाएगी। अगली बात आप देखोगे कि जब भी कोई भी देश या फिर राज्य युद्ध की स्थिति में होता है तो उस समय कला, स्थापत्य, संगीत या फिर जो निर्माण कार्य होता है वो प्रभावित होता है। तो वो प्रवृत्ति आपको इस काल में भी देखने को मिलेगी। और सबसे जो बड़ा परिणाम आपको दिखेगा कि ये वही काल है कि जब विदेशी या फिर खासकर से आप बता सकते हैं यूरोपीय, और यूरोपीय में भी कौन, तो पुर्तगाली, इसका आगमन होता है। 1498 में आप लोगों को पता है वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि पश्चिमी तट पे भी आया था, ये भी पता होगा। तो इसके बाद आप देखोगे कि पुर्तगालियों का व्यापार के ऊपर नियंत्रण बढ़ने लगता है। तो ये इसके परिणाम के रूप में आपको दिख जाएंगे। तो इन बातों को आपको यहाँ पे रखना है। तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो भी कला और स्थापत्य का विकास हुआ था उसके बारे में बताने के लिए। तो इसे हम शॉर्ट में ही देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में कला एवं स्थापत्य के विकास पर चर्चा करें। तो इसमें क्या पॉइंट आने चाहिए, तो कला और स्थापत्य में आप देखोगे तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग डायमेंशन में आपको समझाते हैं। जैसे धार्मिक स्थापत्य में क्या हुआ, तो धार्मिक स्थापत्य की अगर हम बात करें तो इस काल में आपको दिखेगा बहुत सारे मंदिर बने हैं। जैसे कुछ हम एक उदाहरण ले लेते हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर हो गया। उसी तरह से आप देखोगे लेपाक्षी मंदिर और लोटस महल, ये सब आपको दिख जाएगा इस काल की महत्वपूर्ण संरचना में। और इसकी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो जो मंदिर होते थे उनके जो मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम, ये बहुत ही ऊंचा बनाया जाता था। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य हालांकि हिंदू साम्राज्य था,
लेकिन आपको यहाँ पे इंडो इस्लामिक संरचना दिख जाएगी। इस्लाम कहने का मतलब, तो इनके संरचना में आपको गुंबद, मीनार जैसी आकृति देखने को मिल जाएगी। ये आप बता सकते हो धार्मिक स्थापत्य के रूप में। दूसरी अगर हम बात करें तो शाही स्थापत्य बता सकते हैं। शाही बोले तो जो महल होता था उसकी संरचना में क्या विशेषता हुआ करती थी, तो इसे हम नाम दे देते हैं शाही स्थापत्य। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये मेनली जो बनता था वो पत्थर के बने होते थे और इनके दीवारों पर नक्काशी की जाती थी। नक्काशी का मतलब ये हुआ जो प्राकृतिक चित्रण इसके ऊपर किया जाता था। इसके अलावा हम बात करें तो जो स्थापत्य होते थे इसमें अलग अलग आपको भवन देखने को मिलेंगे, जैसे राजा का दरबार जहाँ पे लगता था वहाँ सिंहासन को ऊपर रखा जाता था। उसी प्रकार से आप देखोगे कि राजा जब अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलते थे तो वहाँ अलग संरचना देखने को मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी। उसी प्रकार आप देखोगे कि राजा जब सामान्य लोगों से मिलते थे तो वहाँ पर भवनों का स्ट्रक्चर अलग ढंग से बनाया जाता था। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो जो भी भवन है वो पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। तो ये आप बता सकते हो शाही स्थापत्य के रूप में। अब बात आती है सैन्य स्थापत्य। तो इसमें जो हमने पहले चर्चा किया दुर्ग और किलेबंदी का प्रयोग किया जाता था। और दुर्ग भी किस प्रकार के बने होंगे, तो पत्थर से। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके साथ ही आप देखोगे तो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में कला और स्थापत्य के संरक्षण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया गया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक हो जाते हैं वो कृष्णदेव राय। तो आप देखोगे कि विजयनगर साम्राज्य से जब भी प्रश्न बनते हैं तो उसमें कृष्णदेव राय के ऊपर भी एक प्रश्न बना दिया जाता है। तो आइए हम लोग उसे भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि उसे किस प्रकार से हमें टैकल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय महान शासक थे कैसे, तो आइए उसे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। कृष्णदेव राय महान शासक थे कैसे, इसे हमने शॉर्ट में लिखा है। इसे आप समझ सकते हो कि मतलब पूरा अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पर अब बात किया जाए तो कोई भी शासक को हम महान क्यों कहेंगे और किन परिस्थितियों में कहेंगे, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे अगर वो अपने राज्य का विस्तार करेगा, प्रशासन की संरचना स्थापित करेगा, ठीक, सामाजिक कल्याण करेगा और इसके साथ ही उसमें जो है सांस्कृतिक एवं कला को संरक्षण देने में भूमिका निभाया जाएगा, तो हम महानतम शासक कह सकते हैं। ये एक पैरामीटर है, हालांकि ये 100% मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एक पैरामीटर होना चाहिए उसके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो राज्य का विस्तार में आप देखोगे तो कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ था और उसने बहमनी साम्राज्य और उसके जो पड़ोसी राज्य थे उसे भी पराजित किया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रायचूर और जो कर्नाटक का क्षेत्र था इसे भी इन्होंने जीतने का काम किया था। तो ये आप राज्य विस्तार में आप बता सकते हो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रशासनिक व्यवस्था। तो जब तक आप प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं करोगे तब तक राज्य का स्थायित्व नहीं हो पाएगा। तो उसमें कृष्णदेव राय का अहम योगदान माना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा वलनाडु, नाडु और ग्राम स्तर पर जो अधिकारी होते थे जिसे हम लोगों ने नायकर कहा था, उसकी स्थापना का श्रेय कमोबेश इन्हीं को जाता है। तो आप बता सकते हो ये। दूसरी तरफ जो हमने आयंगर व्यवस्था बोला,
जो कि भूमि से राजस्व वसूल करने का काम करते थे, तो इसके निर्माण में इनकी भूमिका थी, तो इसलिए भी इन्हें महान शासक कहा जाता है। अगली बात आती है सामाजिक कल्याण, और इसे आप सांस्कृतिक से जोड़ सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि इनके द्वारा मंदिरों का संरक्षण, जैसे विरूपाक्ष हो गए मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, इन सभी मंदिरों का संरक्षण इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो संगीत हो, नृत्य हो, इन सभी को दरबार में संरक्षण दिया गया था। एक बात और देखोगे कि कृष्णदेव राय स्वयं कवि थे और इन्होंने अपने दरबार में अष्टदिग्गज कवि को रखे थे, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा तेनालीरामन का। ये भी इनके दरबार को सुशोभित कर रहे थे। तो आप ये बता सकते हो सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक योगदान में इनके ऊपर। हालांकि इनकी खुद की रचना भी है अमुक्त मालदा, जो कि एक महाकाव्य है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि कृष्णदेव राय इन सभी पैरामीटर पर स्पष्ट रूप से बैठते हैं, तो इन्हें आप महान शासक की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा विवरण आप देखोगे, जैसे कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं इस दौरान, तो उन्होंने भी विजयनगर साम्राज्य की तारीफ की है, और खास करके कृष्णदेव राय के शासन को। जैसे कि नाम लिया जाता है बारबोसा। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय यहाँ की यात्रा भी किया था, और इनके राज्य में न्याय, प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की समृद्धि की चर्चा की है। तो आप बता सकते हो इन सभी पॉइंटों को, और आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, और आपको वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रखने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें बात करेंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।